मित्रों राम राम। मैं राजन पांडे आप सभी का बहुत स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल दी राजन पांडे शो में। मित्रों, हमारे देश में एक मुख्यमंत्री हैं जिन्होंने आज एक अपील कर डाली। अब नोबेल पुरस्कार आप सबको पता है, विश्व प्रसिद्ध है और अब कौन सी संस्था देती है मुझे नहीं पता है, परंतु इतना मालूम है कि बहुत ही प्रतिष्ठित पुरस्कार है और जिसको मिलता है वह मतलब मुझे तो अवतार जैसे ही लगते हैं। मतलब ऑलमोस्ट उनकी हैसियत अवतार जैसी हो जाती है। तो साहब एक हमारे भारत राष्ट्र के एक मुख्यमंत्री हैं, उन्होंने आज अपील कर डाली। आई डोंट नो, शायद कि उसी संस्था से की होगी कि जिस प्रकार से वे सरकार चला रहे हैं उसके लिए उनको नोबेल पुरस्कार दिया जाना चाहिए। ठीक है साहब, अब देखिए मैं भी कल डिमांड कर सकता हूँ कि भाई मुझे भी, जैसे मैं जीवन यापन कर रहा हूँ, जिन हालातों से भी मैं गुजर कर अपने आप को थामे हुए हूँ, तो मुझे भी एक पुरस्कार देना चाहिए, नोबेल पुरस्कार मिलना चाहिए। खैर साहब, जोक से पार्ट, चलिए साहब, हम लोग इन मुख्यमंत्री, अब ये आप सब समझ गए होंगे, पहले भी इनके विषय में बता चुका हूँ कि खासतौर पे सोशल मीडिया में और आम जनमानस में इनकी छवि ऐसी है कि गिरगिट भी इनको, कैमिलियन भी इनको अपना मेंटर मानता है, अपना गुरु मानता है। जिस प्रकार से ये अपने रंग बदलते हैं और जिस प्रकार से मिस्टर यूटर्न भी कहा जाता है इनको, और जिस प्रकार से अपने बीवी बच्चों की कसम लेकर भी, बीवी बच्चों की कसम लेकर भी उसको धता बता जाते हैं। तो ये साहब खासतौर पे अब चलिए नाम ही मैं डिस्क्लोज कर देता हूँ, दिल्ली के स्वयंभू मालिक अरविंद केजरीवाल जी की बात हो रही है। वैसे मैंने जो बताया उसमें आप सबको पता चल ही गया होगा कि मैं किसके विषय में बात कर रहा हूँ। तो आज ये कहीं पे संबोधन कर रहे थे, उस संबोधन को मैं सुन रहा था, तो मुझे बहुत मतलब मैं अपने आप को रोक नहीं पाया। आई बस्ट इनटू लॉफ्टर कि ही वाज आस्किंग फॉर नोबेल प्राइज द वे ही इज रनिंग हिज गवर्नमेंट। क्योंकि मोदी जी, केंद्र सरकार मतलब, और एलजी, दिल्ली के एलजी, इनको सरकार नहीं चलाने दे रहे हैं। जब से इन्होंने सरकार में आए हैं तब से फॉर सम और द अदर रीजन और बाय हुक और बाय क्रूक इनको काम करने से मोदी सरकार रोक रही है, एलजी जो है वो रोक रहे हैं। अच्छा साहब, एक बात फनी जो लगी, मैं ये सोच में पड़ गया कि ठीक है साहब, इनको दिल्ली में नए स्कूल बनवाने में और नए अस्पताल बनवाने में, उच्च स्तर की शिक्षा और इलाज उपलब्ध कराने में केंद्र सरकार ने बहुत रोड़े लगाए। जितनी भी ऑब्स्टेकल्स क्रिएट कर सकते थे, फिर चाहे वो एलजी साहब हो या दिल्ली या केंद्र सरकार हो, सबने भरपूर रोड़े लगाए। इनको खर्च नहीं करने दिया गया, स्कूल नहीं बनवाने दिए गए, कॉलेजेस नहीं बनवाने दिए गए, हॉस्पिटल्स नहीं बनवाने दिए गए। परंतु मुझे यह नहीं समझ में आया कि साहब जब आपके ऊपर इतनी बंदिशें थी कि आप, जो भी मैंने बताया कि सब पर एक तरह से बहुत लगाम थी, तो ऐसे कैसे हो गया कि आपका वह जो शीश महल, जो कि पूरे भारत में एक समय चर्चा का विषय बन गया था, जिसकी अनुमानित कीमत मतलब रिनोवेशन पर समवॉट 48 टू 50 करोड़ का खर्च आया, वह कैसे इन एलजी साहब ने और केंद्र सरकार ने बनने दिया? कैसे आपको आपको रोका नहीं कि भाई नहीं, आप शीश महल के लिए इतना पैसा मत खर्चा करो? मेरे मन में यह प्रश्न आया। फिर एक प्रश्न और आया कि जिस प्रकार से आपने अपनी सरकार की उपलब्धियों के लिए वो हजारों करोड़ों के जो विज्ञापन में पैसे खर्च किए, उसके लिए आपको मोदी सरकार ने या एलजी साहब ने, विनय सक्सेना साहब ने आपको क्यों नहीं रोका? मुझे यह भी बड़ा आश्चर्य लगा। फिर और भी जिस प्रकार से जब आप सरकार में आए थे, नई नई गाड़ियां और आपके वो जो आवागमन के लिए जेट्स उपलब्ध रहता है ना। अब ठीक है, आप कह सकते हैं कि वो तो पंजाब सरकार के मुखिया भगवंत मान जी लेके आते हैं, तो मैं किसी प्रकार मैं उनके साथ एडजस्ट हो जाता हूं। तो वह भी एक मेरे मन में आया कि मैं पूछूं कि भाई
जो जन कल्याण के काम थे उसके लिए तो मोदी सरकार ने बहुत ऑब्स्टिकल्स क्रिएट किए, एलजी साहब ने बहुत ऑब्स्टिकल्स क्रिएट किए, बट ऐसा कैसे हुआ कि जो आप अपने ऊपर, आप अपने भोग, अपने ऐश, अपने एक तरह से लैविश लाइफ स्टाइल के लिए, अपने प्रचार प्रसार के लिए जो खर्चे कर रहे थे, वो भी टैक्स पेयर्स के पैसे से, तो उसके लिए आपको एलजी साहब ने क्यों नहीं रोका और मोदी सरकार ने क्यों नहीं रोका? तो यह चीज मुझे बड़ी मतलब आई शुड आस्क टू मिस्टर एलजी एंड मोदी गवर्नमेंट कि साहब आपने उनको देखिए जन कल्याण के जो काम थे वो तो करने नहीं दिए, बट वो जो अपनी एक लेविश लाइफ स्टाइल जीने के लिए जो खर्चे कर रहे थे, अपनी पार्टी के प्रचार प्रसार में जो खर्चे कर रहे थे, उसके लिए आपने अलाउ कर दिया। अब अगर ये मेरा सवाल किसी तरह एलजी साहब और मोदी सरकार तक पहुंचे तो डेफिनेटली आई विल बी सीकिंग द आंसर। बताइए साहब, देखिए मैं नहीं पूछ रहा हूँ, ये केजरीवाल साहब जी पूछ रहे हैं, और आप कुछ भी कीजिए, आप इन साहब को नोबेल प्राइज तो दिलाकर ही रहिए, क्योंकि भाई वो कुछ भी हो दिल्ली के स्वयंभू मालिक हैं। और मैं नहीं कह रहा हूँ, ये खुद केजरीवाल साहब ने कहा था, बताया था, कहा था नहीं बताया था, वो भी दिल्ली विधानसभा में, कि दिल्ली कहां से आ गया ये एलजी, कहां से आ गया ये एलजी, दिल्ली के मालिक हम हैं। तो साहब दिल्ली के मालिक हैं वो जो आखिरी लास्ट मुगल एम्परर बाद बहादुर शाह जफर, उनके बाद जो दिल्ली के मालिक हैं वो अरविंद केजरीवाल जी हैं। तो प्लीज आप उनको नोबेल प्राइज दिलाइए, और अगर संभव हो तो भले नोबेल प्राइज ना मिल पाता हो तो कम से कम भारत रत्न के लिए भी एक बार सोच सकते हैं। प्लीज सर, प्लीज। चलिए साहब, ये तो बात हुई हमारे मिस्टर मेंटर ऑफ मिस्टर केजरीवाल साहब, हु हैपेंस टू बी मेंटर ऑफ कैमिलियन, है ना साहब। अब इसके बाद साहब एक थोड़ा सा आगे बढ़ा जाए तो हमारे जो यशस्वी प्रधानमंत्री हैं मोदी साहब, आज साहब एक मतलब मेरे लिए तो बड़ा ही वो पल अलौकिक थे, क्योंकि बहुत ही सामान्य व्यक्ति हूँ, कभी वह कल्पना में भी मैं अभी फिलहाल तो नहीं सोच सकता कि समुद्र के अंदर उतर के, समुद्र के अंदर उतर के, वह द्वारिकाधीश जहां पर की नगरी द्वारिका, जो हम लोग अपने रिलीजियस बुक्स में पढ़ते हैं, जाना है कि वह समुद्र में समा गई थी, तो उसके कभी दर्शन कर पाएंगे ऐसा तो देखिए हम आम आदमी की कल्पना से भी परे है ना, कि डाइविंग इनटू द सी एंड वहां पर जाना। तो साहब हाँ, हमने अपने आदरणीय प्रधानमंत्री जी को द्वारकाधीश महाराज राधे राधे उनके दर्शन करते हुए भी देखे, और प्रधानमंत्री के जरिए हमने भी दर्शन कर लिया, हमारा प्रणाम स्वीकारो द्वारकाधीश जी। तो उनको फिर समुद्र में जब वे गोता लगाकर उस जगह पे पहुंचे जहां से ऐसा माना जाता है कि द्वारिका नगरी समुद्र में विलीन हो गई थी, उसके दर्शन करते देखा, तो मैं तो सच कहूं व्यक्तिगत स्तर पे तो मैं आई ओव ए लॉट टू मिस्टर प्राइम मिनिस्टर, थैंक यू सर, हमने भी दर्शन कर लिए। तो उसके लिए अब देखिए फर्दर आगे एक रिलीजियस टूरिज्म का सेंटर मुझे लगता है आने वाले समय में वह हमारा वह जो जगह थी, जो साइट थी, शायद है कि वो भी डेवलप हो जाए, ऐसा मैंने सुना भी और पढ़ा भी, मैंने एक्स पर ही पढ़ा कि शायद है कि इंडियन नेवी या भारत सरकार का कोई उपक्रम, कोचिन शिपयार्ड एंड वन मोर मजगांव डॉक ऐसे करके कुछ नाम था, कि उन्होंने कुछ एक ऐसा प्लान किया है कि एक सबमरीन इस कार्य के लिए, पुनीत कार्य के लिए डिजाइन की जाएगी, जो कि अलोंग विथ 6 क्रू मेंबर्स, 24 अदर पैसेंजर्स, मतलब ओवरऑल 30 पैसेंजर्स की एक तरह से आप पकड़ लें कि एक रिलीजियस टूरिज्म विद इन मतलब क्या कहना चाहिए कि उसको समुद्र के अंदर जाकर भी उस द्वारिका नगरी के दर्शन श्रद्धालु कर सकेंगे। हालांकि जानता हूं साहब, ये हम जैसे आम आदमी नहीं अफोर्ड कर पाएंगे, हम यहीं से राधे राधे कर लेंगे। तो कम से कम एक मेरे लिए तो एक माइलस्टोन जैसा रहेगा कि ठीक है, दोस्त हु आर वेल ब्लेस्ड एंड जिनको सुविधा होगी वे तो दर्शन कर सकेंगे। इस बीच में साहब रिलीजियस पार्ट अपनी जगह है, परंतु जो विकास का पहिया है
अंडर द लीडरशिप ऑफ मिस्टर प्रधानमंत्री, वह भी सतत रूप से आगे बढ़ रहा है। देखिए, एक आज 5 एम्स भारत को लोकार्पित कर दिए गए, जिनमें से एक एम्स रायबरेली भी है। रायबरेली आप लोग सब जानते हैं, गांधी परिवार की एक तरह से ऐसे कह लीजिए कि पीढ़ी दर पीढ़ी एक विरासत जैसी, उनकी धरोहर जैसी उनकी बन गई थी, कि जैसे उनकी अपनी निजी संपत्ति जैसे बन गई थी। और परंतु आई वॉज सरप्राइज टू नो नॉट इवन इन अमेठी और रायबरेली, रायबरेली का तो नहीं श्योर हूँ, बट अमेठी जानता हूँ। क्या वहां पर अभी भी स्मृति ईरानी जी के टेन्योर में अगर कोई रेलवे स्टेशन आ गया हो तो आ गया हो, वह फैसिलिटी भी वहां पे उपलब्ध नहीं थी। खैर, अब अमेठी बाद में चर्चा करेंगे। तो रायबरेली को आज मोदी जी ने एक बहुत बड़ा आप ऐसा के लिए जो उपहार दिया, जो एम्स रायबरेली में आज लोकार्पित हो गया। अदरवाइज सोचिए साहब, मतलब कोई बिलीव कर सकता है क्या कि गांधी परिवार की जो पुश्तैनी सीट रही हो, वहां पर एक अदद इस प्रकार का एक कोई इंफ्रास्ट्रक्चर, पब्लिक हेल्थ, पब्लिक सेक्टर के, उसमें मैं कहता हूँ जन कल्याण के लिए जिसे कहना चाहिए, कोई ऐसा सेंटर उपलब्ध नहीं था। अमेठी का तो मैं श्योर था, और रायबरेली का आज पता चला कि ऐसा इस उच्च स्तरीय, क्योंकि जो स्टेचर गांधी परिवार का मतलब भारतीय उसमें रहा है, वह एक राजा महाराजाओं जैसे रहा है। और उनकी सीट पर ही अगर कुछ एक ऐसी चीजें मिसिंग हो, तो फिर तो प्रश्न बनता ही है। और अब मुझे समझ में आ रहा है कि रायबरेली सीट सोनिया गांधी जी का छोड़ना, उसका क्या मायने, आज मेरे को समझ में आ रहा है कि यह सीट उन्होंने क्यों छोड़ी। एंड लेट्स सी, अगर भाई बहन मतलब राहुल गांधी और प्रियंका वाड्रा जी अब इन दो अपने परंपरागत सीट से अगर चुनाव लड़ना चाहें, तो खैर वो तो अभी समय है, बताएंगे। वैसे अब कल से तो युवराज जी की इंग्लैंड यात्रा शुरू हो रही है, फार्मर प्रोटेस्ट भी ऑन हॉल्ट हो गया है, तो ये तो आगे की चीज है। हाँ, यह अवश्य कि आज भाई बहनों के साथ, राहुल गांधी और प्रियंका वाड्रा जी के साथ आज अखिलेश यादव जी ने भी उनकी भारत तोड़ो यात्रा में, न्याय यात्रा में शामिल हुए। उन्होंने भी अपने कुछ उद्गार रखे, परंतु आई एम सिक ऑफ इट नाउ। जिस प्रकार से वही उनका एक मोनोटोनस वो चलता रहता है कि प्राइवेट सेक्टर में आप, हाँ, बड़ी कंपनी आप नहीं बनवा के मालिक नहीं हो सकते हो, चलो मान लिया कि आप में दम नहीं है, तो उसके मैनेजमेंट में देखो कितने ओबीसी हैं, कितने एसटी हैं, कितने एससी हैं, या कौन से सेक्शन के लोग ज्यादा हैं। मतलब वही कहने के लिए भारत जोड़ो यात्रा कर रहे हैं, और सबकी आइडेंटिटी उसकी जाति, उसके धर्म, उसके मतलब किस कल्चर से आया है, वह बनाने पर राहुल गांधी तुला हुआ है। मतलब ऐसा बोलना पड़ रहा है मुझे कि, और एक तरफ विकास की बात हो रही है। हाँ, एक चीज बड़ी फनी लगी मुझे कि प्रियंका वाड्रा जी ने एक बड़ी अच्छी अपील की आम जनता से, कि पिछले 10 सालों के अपने अनुभव, और या जो भी जब से भी आप वोट डाल रहे हैं तब से लेकर आज तक के अनुभव के आधार पर वोट डालिए। तो फॉर ए मोमेंट मुझे बड़ा धक्का लगा, मुझे लगा ये कांग्रेस के लिए कैंपेन कर रही है कि भाजपा वालों के लिए क्योंकि अगर पिछले 40, 50, 60 साल जितने भी कांग्रेस ने रूल किए हैं, तो और उसका कंपैरिजन अगर मोदी साहब के ये 10 सालों से किया जाएगा, तो मतलब जो आप ऐसा कह लीजिए कि जो घोर एंटी मोदी होंगे, या जो एक इकोसिस्टम एंटी मोदी जो है, वो भी जाके अगर अनुभव की बात कहेंगे, तो वो तो फिर एनडीए को वोट डालाएगा, मोदी जी को वोट डालाएगा। तो थोड़ी देर के लिए आई वाज स्टन्ड उनकी इस अपील पर। खैर साहब, अब ठीक है, वे अपना काम कर रही हैं। अब मे बी इट मे बी स्लिप ऑफ टंग, तो हो सकता है कि उन्होंने थोड़ा सा अब जो बोल दिया सो बोल दिया, बट पब्लिक आई होप कि उसको सीरियसली अवश्य लेगी। भाई, अब अनुभव के आधार पर वोट डालो तो दैट विल बी मच बेटर। अच्छा साहब, एक चीज और भी है। हाँ, यूपी की ही बात चल रही है, तो यूपी की ही हम बात करते हैं कि यूपी सीएम
योगी आदित्यनाथ जी, जिनको मेरे जैसे लोग आमतौर पे महंत जी के नाम से संबोधित करते हैं, महंत जी से संबोधित करते हैं, महंत कोई नाम नहीं होता है। तो महंत जी ने आज बहुत अच्छी एक मतलब मैं तो उसको कहूंगा गारंटी दे दी कि जिन्होंने, आप सबको पता होगा पेपर लीक हुआ पुलिस भर्ती का, उसको लेकर सोचिए साहब 48 लाख के करीब कैंडिडेट्स ने फॉर्म भरा था, कैसी कैसी मुश्किलातों को झेलते हुए वो एग्जामिनेशन सेंटर तक पहुंचे, पेपर दिए, फिर पता चलता है, मतलब इट्स ए वेरी पेनफुल, मैं समझ सकता हूँ। तो आज उन्होंने बहुत ही अपना, मतलब उसको कहते हैं ना कि जो रूप एक समय पे जब प्रयागराज में वो एक बड़ा वैसा, आप सबको पता ही होगा कि घटना हुई थी, वो जब बम चले थे, और फिर उसके बाद जो उन्होंने विधानसभा में एक गारंटी दी थी कि जो ये माफिया हैं हम उनको मिट्टी में मिला देंगे, हूबहू वैसे ही आज गर्जना उन्होंने इस पेपर लीक को लेकर भी की कि जिन्होंने भी पेपर लीक किया है और जिन लोगों ने छात्रों के भविष्य के साथ खिलवाड़ किया है, वे ना घर के रहेंगे ना और घाट के। तब महंत जी की बात है, योगी आदित्यनाथ जी की बात है। तो और वे बहुत अच्छे से जानते हैं कि रघुकुल रीति सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन न जाई। तो बस इट्स आप ये कह लीजिए कुछ समय की ही बात है। वे सारे कल्प्रिट जिन्होंने भी पेपर लीक कराया है, उनका क्या अंजाम होगा वे शायद है कि सोच भी नहीं सकते। और हाँ, एक एक नहीं, शायद 4 गिरफ्तार भी हुए हैं जो यूपी एटीएस ने गिरफ्तारी की है। तो उसमें से एक नाम जो उभर कर आ रहा है, जो हु इज द मास्टरमाइंड ऑफ दिस पेपर लीक, कोई नरेश यादव करके बंदा है, और उसके साथ में शायद और भी कुछ लोग गिरफ्तार हुए हैं। तो अब इन लोगों का क्या अंजाम करेंगे आदित्यनाथ जी, ये तो फिर अब उनको उनको ही पता होगा। देखिए साहब, यहाँ फर्क है। एक देखिए, यूपी की जो गवर्नमेंट मशीनरी है जिस प्रकार से काम करती है, खासतौर पर क्राइम कंट्रोल को लेकर, और उसी के आप उसमें देखें वेस्ट बंगाल से आप तुलना कीजिए, तो अभी भी जो संदेश खाली की अगर आप सबने रिपोर्ट्स देखी होंगी या आपने वीडियो फुटेजेस देखे होंगे, तो अभी एक आयोग, जो मैंने अपने प्रीवियस वीडियो में बताया भी था कि संदेश खाली का दौरा करना चाहता था, एक फैक्ट फाइंडिंग टीम गई थी, आप ऐसा ले लीजिए। तो उनको भी ममता बनर्जी की पुलिस ने उनको गिरफ्तार कर लिया। मतलब संदेश खाली तक कोई भी ऐसा नॉन टीएमसी नेता या नॉन टीएमसी वर्कर के अलावा कोई भी नहीं जा सकता, ऑलमोस्ट ऐसा एक उन्होंने मैसेज जैसा दे दिया। तो उसी में ही मैं टीएमसी के एक नेता का बयान सुन रहा था, बड़ा अफसोस हुआ कि उसको उसके बताए अनुसार, उस टीएमसी नेता के बताए अनुसार कि वह जो फैक्ट फाइंडिंग टीम थी, तो उसमें वे लोग थे कि जो भाजपा जिनको स्पॉन्सर कर रही है या जिनका संबंध वही, मतलब पुराना लाग लपेट वाला वही कि भाजपा आरएसएस से जिनका संबंध है, वे लोग थे, इसलिए हमने रोक दिया। अरे भाई, तो आप जिस प्रकार के वीडियो फुटेजेस सामने आ रहे हैं और जिस प्रकार से सोशल मीडिया में वो सर्कुलेट हो रहे हैं, क्या आम जनता इस बात को नहीं जान पाती है कि आपने उनको क्यों रोका और किस वजह से रोका? तो ये सब चीजें हैं, यही अंतर है। और इसीलिए मैं कहता हूं कि साहब, ईवीएम मतदान केंद्र में हैक नहीं होती है, उसके पहले ही हो जाती है। वह जो आम मानस होता है, आम वोटर का जो मानस होता है, वह पहले से ही ये सब जो चीजें होती देखता है, तो वो पहले से ही हैक हो चुका होता है। कि देखिए, एक गठबंधन ऐसा है जिसकी, मतलब आप ऐसे कह लीजिए, कोर आइडियोलॉजी है कि देश का, इस महान राष्ट्र का सतत विकास, सबका साथ सबका विकास, और मोदी साहब ये कर भी रहे हैं। अब देखिए, अब कोई साथ ना आना चाहे तो हम मोदी साहब उसको जबरदस्ती तो अपने साथ नहीं ला सकते ना, परंतु विकास की जो गाड़ी बढ़ रही है वह बढ़ती रहेगी। कोई नहीं आना चाहता है, अपने ही कुछ धुन में वो व्यस्त है, तो उसके लिए तो भाई कुछ नहीं किया जा सकता। ऐसा मोदी जी का साफ एक आप कह लीजिए कि
विजन भी है और वे इसी शैली पे काम करते नजर भी आते हैं। अब देखिए एक और जो ब्रिज का आज लोकार्पण हुआ, वह देश का सबसे लंबा केबल ब्रिज है। और सबसे बड़ी अच्छी बात जो मुझे लगी वह थी कि जो उन्होंने नाम दिया उसको सुदर्शन ब्रिज, मुझे बहुत अच्छा लगा। नहीं तो साहब अब अगर आप थोड़ा सा मैं तुलना कर ही लेता हूं कि अगर यही ब्रिज का लोकार्पण यूपीए के टाइम पर हुआ होता तो स्वाभाविक है, मतलब आई एम सेइंग इट्स वेरी मच ऑब्वियस है ना कि या तो वो राजीव गांधी ब्रिज होता, या तो फिर इंदिरा गांधी ब्रिज होता, या पंडित जवाहरलाल नेहरू ब्रिज होता, या वो नो उसकी प्रियंका ब्रिज या राहुल ब्रिज या और भी कोई रॉबर्ट ब्रिज भी हो जाता तो कोई बड़ी बात नहीं होती। तो यह सब अंतर जो आज एक आम वोटर देखता है, तो स्वाभाविक है साहब कि वोट डलने से पहले ही मानस हैक हो जाता है। चलिए साहब आज के लिए आज्ञा दीजिए। संवाद अच्छा लगा हो तो प्लीज लाइक अवश्य कीजिएगा। चैनल पर फर्स्ट टाइम आए हो तो सब्सक्राइब भी अवश्य कीजिएगा। जय हिंद, वंदे मातरम, जय जय सिया राम, हर हर महादेव।